हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फसल के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम लोग मृदा के बारे में पढ़े थे। तो इस वीडियो में हम लोगों का टॉपिक होगा फसल। तो इसमें सबसे पहला सवाल ये आता है कि फसल चक्र किसे कहते हैं। तो फसल चक्र से तात्पर्य एक निश्चित अवधि में किसी निश्चित क्षेत्र में फसलों को इस क्रम में उत्पादित करना है कि कृषि की उर्वरा शक्ति कम से कम ह्रास हो। यानी कि फसल चक्र से तात्पर्य एक निश्चित अवधि में यानी कि एक निश्चित समय में किसी भी निश्चित क्षेत्र में पार्टिकुलर एरिया में फसलों को इस क्रम में उत्पादित करना, यानी कि एक के बाद दूसरी फसल को इस क्रम में उत्पादित करना, यानी कि बोना, कि कृषि की उर्वरा शक्ति कम से कम ह्रास हो। यानी कि जो भूमि की पैदा करने की शक्ति है, जो भूमि को फसल पैदा करने की शक्ति है, वह कम से कम उसकी शक्ति में कमी हो। यानी कि उसकी उर्वरा शक्ति यानी कि पैदा करने की शक्ति बनी रहे। तो इसको हम फसल चक्र कहते हैं। हम लोग फसल चक्र को इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे पहले बीज बोते हैं यानी कि बीज बोना, फिर उसके बाद उसमें सिंचाई करते हैं यानी कि पानी पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद फसल वृद्धि होती है और उपजाऊ बनाना यानी कि उपजाऊ बनाते हैं। फिर उसके बाद उसकी कटाई करते हैं। फिर उसके बाद कटाई करने के बाद यह नियुक्ति करते हैं, यानी कि यह सोचते हैं कि कौन सी फसल हमें उगानी है, तो फसल नियुक्ति करते हैं। फिर उसके बाद फसल नियुक्ति के बाद भूमि की तैयारी होती है कि जैसे कि निराई गुड़ाई हो गई, पाटन हो गया, ये सब चीज़ें जो बुआई से पहले होती हैं वो करते हैं। फिर उसके बाद बीज नियुक्ति यानी कि बीजों की नियुक्ति करते हैं, यानी कि अच्छे बीजों को चुनते हैं, अच्छे बीज लेते हैं। फिर उसके बाद उसको बीज को बोते हैं, फिर सिंचाई करते हैं। इस तरह से यही क्रम चलता रहता है। तो चक्र के निर्धारण में ध्यान रखा जाता है कि ये जो चक्र है, फसल चक्र के निर्धारण में यह ध्यान रखा जाता है कि पहले गहरी जड़ वाली फसलों के बाद कम गहरी जड़ वाली फसलों को उगाना चाहिए। जैसे अरहर जो गहरी जड़ वाली फसल होती है, के बाद गेहूँ जो कि कम गहरी जड़ वाली फसल है को उगाना चाहिए। तो और दलहनी फसलों यानी कि दाल देने वाली फसलों के बाद अदलनी फसलें वो बोनी चाहिए, यानी कि बिना दाल वाली फसलें, जैसे कि सब्जियां हो गई, भिन्न तरह की। ये सब्जियां तो दाल देती नहीं हैं। इसी प्रकार अधिक खाद एवं पानी की खपत वाली फसलों के बाद कम कम खाद व कम पानी की खपत वाली फसलों की कृषि करनी चाहिए, यानी कि जो भूमि में नमी है वो मेंटेन रहे। अगर एक ही फसल उगाएंगे यानी कि अधिक पानी वाली फसलों को उगाएंगे तो नमी जाती रहेगी भूमि की, और उर्वरा शक्ति यानी कि फसल पैदा करने की शक्ति में कमी होती जाएगी। और ज़्यादा खाद देंगे तो भूमि के लिए वो भी नुकसानदेह है। तो पहले कम खाद वाली फसलों, फिर उसके बाद ज़्यादा खाद वाली फसलों को उगाना चाहिए। इस तरह से फसल चक्र को अपनाने से मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, यानी कि जो पैदा करने की शक्ति है वो बनी रहती है। और विभिन्न तरह के जो रोग कीट खरपतवार के नियंत्रण में सहायता मिलती है, यानी कि इन सबसे बचा जा सकता है विभिन्न तरह के रोग कीट से। तो फसल चक्र, अब एक अगला सवाल ये आ सकता है कि फसल चक्र के सिद्धांत बताइए, यानी कि हम फसल चक्र में कौन कौन से सिद्धांतों को पालन करते हैं जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे और अच्छी फसल हो। तो फसल चक्र देख लेते हैं। फसल चक्र का सिद्धांत, फसल चक्र के निर्धारण में कुछ मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे पहला है अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद वाली फसलों का उत्पादन, यानी कि अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद वाली फसलों का उत्पादन करना चाहिए।
फिर उसके बाद अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वाली फसलें उगाना चाहिए। फिर उसके बाद अधिक निराई गुड़ाई फसलों के बाद कम निराई गुड़ाई फसलें उगाना चाहिए। दलहनी फसलों के बाद यानी कि जैसे कि मटर, चना, इन सभी दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलें यानी कि सब्जियां, भिन्न तरह की सब्जियां और उगाना चाहिए। पांचवा सिद्धांत है, एक ही नासी जीवों से प्रभावित होने वाली फसलों को लगातार नहीं उगाना चाहिए। एक ही नासी जीव यानी कि अलग अलग फसलों में अलग अलग तरह के नासी जीव यानी कि नुकसान करने वाले जीव पैदा हो जाते हैं। तो एक ही तरह की फसल उगाएंगे तो उन जीवों के जो नासी जीव हैं उनको बढ़ने की संभावना हो जाएगी। तो बाद में फसल बोना हानिकारक हो सकता है। तो फसलें बदल बदल कर बोनी चाहिए। फसलों का उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग के अनुरूप रखना चाहिए। जो स्थानीय बाजार की मांग है उसके अनुसार यानी कि कौन सी फसल की मांग ज़्यादा है वो तो उसको बोना चाहिए, उसका उत्पादन करना चाहिए। कम गहरी जड़ वाली फसल के बाद गहरी जड़ वाली फसलें उगाना चाहिए। अब इससे अगर फसल चक्र के नियमों सिद्धांतों का पालन करते हैं तो इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है तो देख लेते हैं। फसल चक्र के लाभ। फसल चक्र की कृषि हेतु विशिष्ट लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, फसल चक्र में मृदा की उर्वरता बढ़ती है यानी कि जो पैदा करने की शक्ति है फसल पैदा करने की शक्ति बनी रहती है। भूमि में कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात में वृद्धि होती है यानी कि जो ये कार्बन नाइट्रोजन जो कि फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं तो इनकी इसमें वृद्धि होती है इनकी मात्रा में। भूमि संरचना में सुधार होता है। जो भूमि की संरचना है विभिन्न तरह के पदार्थ पाए जाते हैं तो कौन से पदार्थ कितनी मात्रा में भूमि में पाए जाने चाहिए उनमें वो मेंटेन रहता है। चौथा नंबर है, भूमि के पीएच तथा क्षारीयता में सुधार होता है यानी कि न ज़्यादा पीएच वैल्यू न ज़्यादा होती है न कम होती है। अगर ज़्यादा होगी तो यानी कि और क्षारीय होगा, वो क्षारीय भी नुकसानदेह होगा बहुत ज़्यादा, और अम्लीय भी बहुत ज़्यादा अम्लीय भी नुकसानदेह होगा। तो उसमें मीडियम में रहता है अम्लीय और क्षारीय भूमि। फसलों का बीमारियों से संरक्षण होता है यानी कि विभिन्न तरह की बीमारियों से संरक्षण रहता है, बची रहती हैं फसलें। फसल का कीटों एवं खरपतवार से संरक्षण होता है यानी कि फसल का कीटों एवं और खरपतवार से संरक्षण होता है यानी कि विभिन्न तरह के कीट नहीं लग पाते हैं। उत्पादन अधिक होता है। नंबर 8, भूमि में विषाक्त पदार्थ या नुकसानदेह पदार्थ एकत्र नहीं होने पाते। सीमित साधनों का समुचित उपयोग होता है। नंबर 10 है, उर्वरक अवशेषों का पूर्ण उपयोग होता है। अब अगला प्रश्न ये हो सकता है कि फसलों का वर्गीकरण। तो देख लेते हैं। फसलों का वर्गीकरण हम दो तरह से वर्गीकृत करते हैं यानी कि दो तरह से बांटते हैं फसलों को। एक है उत्पादन के आधार पर यानी कि पैदा करने के आधार पर, और दूसरा है उपयोग के अनुसार यानी कि इस्तेमाल के अनुसार कि किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो उत्पादन के अनुसार फसलें तीन प्रकार की होती हैं। पहली है रबी की फसलें, दूसरी है खरीफ की फसलें और तीसरी है जायद की फसलें। और उपयोग के अनुसार फसलें दो प्रकार की होती हैं। पहली है खाद्य फसलें और दूसरी है नकदी या व्यापारिक फसलें अथवा व्यापारिक फसलें। तो देख लेते हैं रबी की फसलें। ये फसलें अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं यानी कि ठंडी पड़ती है अक्टूबर नवंबर में, तब बोई जाती हैं और मार्च से अप्रैल तक काटी जाती हैं। रबी की फसलों को शीतोष्ण कटिबंध, शीत मतलब ठंडी, इन शीतोष्ण कटिबंधी फसलें कहते हैं। वे फसलें जिन्हें कम तापमान चाहिए शीतोष्ण कटिबंधी कहलाती हैं। इन फसलों को ज़्यादा पानी चाहिए यानी कि रबी की फसलों को ज़्यादा पानी चाहिए। इन फसलों में गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, मेथी हो गई, राई, इसबगोल, ज़ीरा आदि मुख्य हैं।
नंबर 2 है खरीफ की फसलें। ये फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं, यानी कि गर्मी में बोई जाती हैं। सितंबर से अक्टूबर तक कटाई हो जाती है। ये फसलें गर्मी में बोई जाती हैं, इसलिए ऐसी फसलों को उष्णकटिबंधीय फसलें कहते हैं। इन फसलों में मुख्यतः चावल, ज्वार, बाजरा, जूट, मूंग, मोठ, मूंगफली, तंबाकू, उड़द, कपास, रागी, लोबिया, चावला, सोयाबीन आदि आती हैं। नंबर 3 है जायद की फसलें। ये फसलें मार्च से अप्रैल के मध्य बोई जाती हैं एवं जून जुलाई में काटी जाती हैं। इसके अंतर्गत सब्जियां, खरबूज, तरबूज, अरबी, ककड़ी, भिंडी आदि आती हैं। अब उपयोग के अनुसार फसलें दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है खाद्य फसलें यानी कि फूड क्रॉप्स, और दूसरी है नकदी अथवा व्यापारिक फसलें। तो खाद्य फसलें यानी कि जिनका उपयोग हम भोजन के लिए करते हैं, यानी खाने के लिए करते हैं ज़्यादातर, वे फसलें जिनका उत्पादन मुख्यतः भोजन के लिए किया जाता है खाद्य फसलें कहलाती हैं। इनमें अन्न व दालें दोनों शामिल है। भारत में इन फसलों में चावल, गेहूँ, दालें, ज्वार, बाजरा आदि प्रमुख हैं। नकदी अथवा व्यापारिक फसलें यानी कि हम लोग जिन फसलों का ज़्यादातर व्यापार करते हैं, उन फसलों को हम नकदी फसलें कहते हैं। इन फसलों के उत्पादन का मुख्य उद्देश्य यानी कि मुख्य जो उद्देश्य है, इन्हें बेचकर धन प्राप्त करना होता है। किसान इन फसलों के उत्पादन को या तो संपूर्ण रूप से बेच देता है अथवा आंशिक रूप से उपयोग करता है तथा शेष बड़ा भाग बेच देता है। इन फसलों में कपास, जूट या पटसन, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, तंबाकू तथा तिलहन में यानी कि तेल देने वाली फसलें जैसे मूंगफली, सरसों, तिल, अलसी, सूर्यमुखी आदि मुख्य प्रमुख हैं। अब नकदी यानी कि व्यापारिक फसलें भी कई तरह की हैं, कई कई भागों में बांटा गया है। पहली है रेशे वाली फसलें जैसे कि कपास, जूट, मेस्टा तथा सनई आदि। बागान वाली फसलें यानी जैसे चाय, कॉफ़ी, नारियल, सुपारी, काजू तथा रबड़ आदि। तीसरी शर्करा वाली फसलें हैं कि मीठी फसलें जैसे कि गन्ना तथा चुकंदर आदि। और चौथा जो फसल तिलहनी फसलें यानी कि तेल देने वाली फसलें जैसे मूंगफली, सरसों, तिल, अलसी, अरंडी तथा सूर्यमुखी आदि। पांचवी उद्दीपक फसलें यानी कि तंबाकू, जिसमें जो नशे वाली फसलें जैसे कि तंबाकू, अफीम। बागवानी फसलें जैसे कि फल, सब्जियां, मसाले, फूल आदि। यहीं पर अब अपना टॉपिक पूरा होता है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।